हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 1 ऑफ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन आरएनए एंड डीएनए। बेटा इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? आरएनए डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड होता है। अभी न्यूक्लिक एसिड में आपको जो न्यूक्लिक एसिड बता, डीएनए आरएनए किससे बने होते हैं? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो अगर आप देखोगे इनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। इनमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रक्चर को भी बेटा डिटेल में देखते हो तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना? नाइट्रोजन बेस्ड शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अगर ये चार्ज देखोगे डीएनए आरएनए का, ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू दी फॉस्फेट ग्रुप। करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा। तो इसके चार्ज याद रखना बेटा, दोनों के भी हमारे नेगेटिव हो गए। न्यूक्लिक एसिड है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम दी फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हमें बताने कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अभी आपने देखा न्यूक्लिक एसिड बेटा डीएनए आरएनए हमारे न्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ पे डीएनए टीआरएनए आरएनए, ठीक है, ये आरएनए तो है, टाइप ऑफ आरएनए में आप जब पढ़ते हो बेटा आरएनए टीआरएनए आपको देखने मिलता है। लेकिन राइबोज की बात करो, राइबोज बेटा पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर है जो आपको आरएनए में देखने मिलती है। तो ये न्यूक्लिक एसिड नहीं हुआ। और डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? ये भी पेंटोस शुगर है जो आपको डीएनए में देखने मिलती है। तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब आप बात करो यूरिडीन की। बेटा यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है यूरिडीन, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ राइबोस प्लस यूरेसिल है। ये न्यूक्लियोसाइड है, याद करो, इसको यूरिडीन बोलते हो। तो लेकिन न्यूक्लियोटाइड में राइबोस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, वो न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करो, न्यूक्लिक एसिड में देखते हो बेटा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मिलके ये, इसका मतलब ये एक पॉलीमर की तरह है ना, ये पॉलीमर है बेटा। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मोनोमर होता है। वो क्या होता है? वो मोनोमर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास में करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा बेटा? डीएनए टीआरएनए आरएनए। अब ये हम आरएनए क्यों सकते थे? ठीक है, हमारा डीएनए एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप देखो आरएनए में, आरएनए के अगर आप टाइप देखोगे, आरएनए के टाइप ऑफ आरएनए में हमें टीआरएनए देखने मिल जाता है। और इसके बाद में आरआरएनए, इसको हम देखेंगे बेटा, ये आगे और हमारे आएंगे, इसको डिटेल में देखेंगे अब। और एक और होता है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये दिया है एसआरएनए और भी होते हैं। लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अब हमारा? इसका मतलब 1 2 3, ठीक है, बी वन जाएगा। बाकी क्यों नहीं हुआ हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन यूरिडीन। यूरिडीन में याद करो बेटा, यूरिडीन है मतलब यूरेसिल है प्लस शुगर है। अभी यूरेसिल प्लस शुगर ही है बेटा, सिर्फ फॉस्फेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर का आपका जाएगा थर्ड वन। देखो यहाँ पे यूरिडीन है, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये याद रहना है, न्यूक्लियोटाइड होता तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है बेटा, तब आप न्यूक्लियोटाइड बोलते हो। और इसमें आपके पास में पेंटोस शुगर होगा, पेंटोस शुगर जो राइबोस शुगर की हम बात करते हैं। और नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस यूरेसिल हो गया, और क्या होगा? नाइट्रोजन बेस हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? C1, क्योंकि फॉस्फेट नहीं, ऐसा नहीं होता, डीऑक्सीराइबोज नहीं आएगा, डीएनए में देखने मिलता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन बेस बेटा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, एक जनरल हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजन बेस यहाँ पे यूरेसिल है, ये और कोई भी नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे प्यूरिन पिरिमिडिन में देखते हो, प्यूरिन में एडेनाइन गोनाइन आ जाएंगे, पिरिमिडिन में थाइमिन साइटोसाइन यूरेसिल आ जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड बन जा रहा है। जो लेंथ होती है डीएनए की, अब डीएनए की लेंथ को कैसे देखोगे बेटा? डीएनए की लेंथ यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉस्फेट बोलोगे? नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, क्योंकि अगर बेटा न्यूक्लियोटाइड ही किससे बन के मिलता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड में आप देखते हो नाइट्रोजन बेस है प्लस राइबोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे, पॉलीमर होता है डीएनए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट आंसर थर्ड बन जाएगा। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी का लाइन भी है बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा इस तरीके से, हम देख पा रहे हैं ये होता है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। और ये आप देखोगे जैसे दो स्ट्रैंड है बेटा, ये इस तरीके से ये बॉन्ड करते हैं, फिर ये आपको देखने में हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसमें प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर थर्ड बन जाएगा। इनकरेक्ट मैच क्या होगा? ये देखो दे रखा है, ये वाला फर्स्ट ठीक है बेटा,
है ना, 174 एंड 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है बेटा ये सब चीजें। बैक्टीरियोफाज लैम्डा का 48502 बेस पेयर होता है, ये ठीक है। इशेरिशिया कोलाई के बारे में भी ठीक दे रखा है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, ये कंटेंट होगा कि बेटा, हैप्लॉइड कंटेंट बोला है, ये होना चाहिए ना, ठीक है। ये डिप्लॉइड का हो जाएगा, ये डिप्लॉइड का कंटेंट हो गया, क्योंकि यहाँ हैप्लॉइड पूछा था, ये वाला जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है बेटा, हमारे एनसीईआरटी में लाइन फर्स्ट स्टार्टिंग में दे रखा है हैप्लॉइड कंटेंट। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियोटाइड जिसके पास 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के पास में जो 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, याद कर लो, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजन बेस आपको देखने मिलेगा, प्लस शुगर देखने मिलेगी। सिर्फ शुगर लिखोगे, राइबोज देखो, राइबोज शुगर आरएनए में होती है, पेंटोस शुगर होती है ना बेटा हमारे पास, तो राइबोज आपको देखने मिलेगी किसमें, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज जो होती है डीएनए में। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, 3 चीजें देखने मिलती है। तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। शुगर एंड फॉस्फेट नहीं बेटा, शुगर न्यूक्लियोसाइड नहीं। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जुड़ी हुई हो अभी सिर्फ, तो वो आपका क्या होता है बेटा, वो न्यूक्लियोसाइड होता है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड मेंशन किया तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन चलेगा, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन डीएनए में, क्या डीएनए में प्रेजेंट होगा, याद करो बेटा डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है। देखो, अगर आप डीएनए की बात करते हो, डीएनए में हमें क्या देखने मिलता है, साइटोसाइन, पिरीमिडीन है, देखो पिरीमिडीन हम देखते हैं, और प्यूरिन की बात करते हैं। पिरीमिडीन में हमारे पास में थाइमाइन, साइटोसाइन आ जाएंगे, और प्यूरिन में एडेनाइन और गोनाइन आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे साइटोसाइन देखने मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज देखने मिलता है, फॉस्फेट देखने मिलता है बेटा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर हमारा D1 हो जाएगा। क्योंकि ये पेंटोस शुगर है बेटा, ये शुगर है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉडिफाइड शुगर होती है, जो सेकेंड कार्बन है, ये आपको पेंटोस शुगर देखने मिलती है। यहाँ पे राइबोज में दोनों जगह OH होता है बेटा, है ना, अगर बात करो, लेकिन डीऑक्सी में ये यहाँ OH के जगह सिर्फ और सिर्फ H होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। यहाँ आपको H देखने मिलेगा, यहाँ OH ग्रुप नहीं होता है सेकंड कार्बन पे, तो इसलिए यहाँ पे, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, क्या कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और आरएनए की बात करेंगे तो राइबोज लिखेंगे हम बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे D1। और ये पूरा मिलके क्या बना रहा है, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये शुगर हो गई, ये पेंटोस शुगर हो गई, और ये क्या हो गया, फॉस्फेट। तो इसका मतलब ये पूरा एक मोनोमर न्यूक्लियोटाइड बना रहा है बेटा, देख लो ये क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड ही तो बना रहा है एक पूरा। इतना है कि नाइट्रोजन बेस है, शुगर भी और फॉस्फेट भी, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, मोनोमर बन गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर D1 हो गया। नेक्स्ट, इन डीएनए प्लेस ऑफ यूरेसिल, डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, आरएनए में आपको यूरेसिल देखने मिलता है, लेकिन डीएनए में उसके जगह आपको थाइमाइन देखने मिलता है, ये एक डिफरेंस है बेटा। और दोनों है पिरीमिडीन, दोनों है पिरीमिडीन, लेकिन ये एक डिफरेंस हमें याद देखने मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वन, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस में बेटा याद करो, ये नाइट्रोजन बेसिस याद होनी चाहिए आपको, इस तरीके के होते हैं पिरीमिडीन, ये है दोनों भी पिरीमिडीन, पिरीमिडीन में साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरेसिल आ गया। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एडेनाइन और गोनाइन, ठीक है, ये डीएनए में होता है, ये तो दोनों कॉमन हो गए, ये सब में होगा, ये डीएनए में देखने मिलता है, और ये आपको आरएनए में देखने मिलेगा, और बाकी सब यहाँ पे कॉमन है, बाकी सब चीजें यहाँ पे कॉमन है, बस ये एक डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप, नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द, ये आपका नाइट्रोजन बेस है, आपको इसको शुगर से जोड़ना है, ये न्यूक्लियोसाइड बनने वाला है, क्या बनने वाला है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनने वाला है। तो ये कौन से कार्बन से जुड़ेगा, अगर मैं एक शुगर बना लूं इस तरीके से, ये शुगर होगी, ठीक है, ये इसका कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 4, ये 5। अब ना हम इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आरएनए है कि डीएनए बेटा, ठीक है, यहाँ OH हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर डीएनए होगा तो यहाँ पे H होगा, अगर आरएनए होगा तो यहाँ OH सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन इसको हम सिर्फ शुगर बना रहे हैं अभी। अब इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है, इसका जो फर्स्ट कार्बन, हमें क्योंकि कार्बन नंबर से मतलब है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है बेटा, यहाँ क्या जुड़ा, नाइट्रोजन बेस जुड़ा, और ये लिंक कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मुझे आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये शुगर के
कौन से कार्बन पे जुड़ा, फर्स्ट वाले कार्बन पे, ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट कार्बन, और इसने क्या बना लिया बेटा, लिंक टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड बनाया अभी, क्योंकि इसमें अभी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने का है। तो करेक्ट आंसर चलेगा आपका यहाँ पे B1, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, CH2OH होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्हें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोल दिया मतलब, देखो न्यूक्लियोटाइड बोला है, अब यहाँ पे याद रखना न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है या कंप्लीट, अब नाइट्रोजन बेस भी है, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये शुगर लिखा हमने, इज लिंक टू OH ग्रुप ऑफ 5 कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पहले बना लो बेटा, न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया आपका, आपने अभी क्या किया, नाइट्रोजन बेस को पहले शुगर जोड़ दी, है ना, नाइट्रोजन बेस शुगर से जोड़ गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इसमें क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप भी तो लिंक्ड होगा, क्योंकि हमें कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाना है, कंप्लीट क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख लो। अब ये आपकी शुगर है, ये इसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ गया था, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया, ठीक है। अब इसके 5 कार्बन पे, इसका जो 5 कार्बन है, ये जो 5 कार्बन था बेटा ये वाला, यहाँ पे CH2OH देखा था, यहाँ CH2OH देखा था, यहाँ क्या जुड़ने वाला है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है इस तरीके से, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, ये कौन सा हो जाएगा बॉन्ड, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। एक डिफरेंस आपको यहाँ याद रखना है, फॉस्फो ईस्टर। अब आप फॉस्फो डाइस्टर में कंफ्यूज नहीं हो गए, दो डिफरेंस याद रखना बेटा, जब आपका शुगर से, यहाँ शुगर पे, पेंटोज शुगर पे, न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, और जब न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड से जुड़ेंगे वहां पे भी एक बॉन्ड बनेगा बेटा, वहां पे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बनेगा। दो डिफरेंस याद रखने हैं आपको, ये आंसर में एक लाइन भी दे रखी है, उसको भी आप पढ़ के डिफरेंस याद रखना, नहीं तो फॉस्फो डाइस्टर मत कर देना कि किसने बोला, याद रखना। तो न्यूक्लियोसाइड जब जुड़ेगा फॉस्फेट तब की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन लिया। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियोसाइड बोला था, तो हमने पहले ये वाला न्यूक्लियोसाइड बना लिया, ठीक है, ये हमने पहले क्या किया, न्यूक्लियोसाइड बना लिया था, और इसमें हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, अब ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। करेक्ट आंसर फर्स्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बताना है हमें साइटिडीन, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन में क्या होता है बेटा, साइटिडीन पहले होता क्या है ये लिख लो। अभी साइटिडीन क्या है, जब राइबोस के पास साइटोसिन जुड़ा है, ठीक है, और साइटिडीन ना, अब डीऑक्सीसाइटिडीन क्या होता है, डीऑक्सीसाइटिडीन लिखा है ना बेटा, तो ये लिख लेते हैं। जब राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर होंगे, सेकंड का कार्बन पे H होगा बेटा इसके, साइटोसिन, साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन बेस है बेटा, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस हो जाता है, और इस पे शुगर जुड़ी हुई है, कैसी, ये साइटिडीन, ये डीऑक्सी, तो डीऑक्सीसाइटिडीन हमें डीएनए में देखने मिलेगा, तो क्या होगा इसका मतलब, करेक्ट आंसर क्या है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये देखो डिफरेंस पूछा है, तो ये तो नाइट्रोजन बेस कॉमन ही है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, टाइप ऑफ शुगर में आ रहा है, पेंटफॉस्फेट नहीं, नाइट्रोजन बेस तो सेम ही है, टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं बेटा, टाइप ऑफ शुगर में आ रहा है। तो शुगर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे राइबोस शुगर है बेटा, और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है, इतना डिफरेंस हमें याद रखना है, ठीक है। एक अगर आप राइबोस शुगर को बनाओ बेटा, ये कंप्लीट एक शुगर बना लेते हैं हम पूरे इसके साथ, ये हमारा फर्स्ट कार्बन था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्बन है ये, ठीक है, यहाँ हमारे OH जुड़े होते हैं, इसके बाद में आपने देखा यहाँ H और यहाँ CH2OH है, ये हो गया, और यहाँ पे आप देखो कि नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे। अब जो सेकंड कार्बन वाला होता है यहाँ, ये राइबोज होगा, ये OH है तो राइबोज होगा, अभी राइबोज कंडीशन में, लेकिन अगर मैं यहाँ से ये कंडीशन कर दूं, यहाँ पे अब सिर्फ H जुड़ेगा, अगर यहाँ सिर्फ H है, ये आपका डीऑक्सी कहलाता है, ठीक है, ये आपका डीऑक्सी कहलाता है, इतना ही डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है, शुगर की वजह से हो रहा है बेटा ये, ठीक है, डीएनए इसलिए स्टेबल मॉलिक्यूल भी तो है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है, फॉस्फेट ग्रुप जब लिंक्ड होता है OH ऑफ द 5 न्यूक्लियोसाइड, पहले तो न्यूक्लियोसाइड बनाओ बेटा,
ठीक है, तो आप देखो ना, चलो न्यूक्लियोसाइड क्या बनाया था आपने, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है पहले इसको समझो। न्यूक्लियोसाइड मतलब होता है जब नाइट्रोजन बेस, देखो ये जनरल टर्म में हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम डीएनए आरएनए, क्योंकि डीएनए सब में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों में है ना, नाइट्रोजन बेस प्लस जब शुगर जुड़ती है, अभी इसमें फॉस्फेट ग्रुप आने का है। अगर मैं ये वाले अब न्यूक्लियोटाइड अगर मुझे बोलना है तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है, ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड में अगर आप देखो इनकेस कि न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा, इनकेस मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब जुड़ गया तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब फर्स्ट वन, ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, दोनों मिला के उसमें आके फॉस्फेट ग्रुप मिल गया तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर इसको डायग्राम से देखना, देख लो, ये आपने शुगर ड्रॉ करी थी, ये फर्स्ट कार्बन पे आपके पास नाइट्रोजन बेस था, फर्स्ट कार्बन पे ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और इसके और ये दोनों जब नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, ये शुगर को मिला के न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के यहाँ पे 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया था, ये पूरा मिला के न्यूक्लियोटाइड बन गया बेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1। तो यही पूछा उसने कि अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया न्यूक्लियोसाइड पे आके और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, अगेन याद रखना है बेटा, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा तो करस्पॉन्ड टू द फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूक्लियोसाइड में अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर कंफ्यूजन है तो प्रीवियस स्लाइड देखना बेटा, अभी हमने उसमें वही किया है। नेक्स्ट, जब दो न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड होते हैं, जब दो न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है मतलब, ठीक है, थ्रू द लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, मैंने अभी बताया था कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, सपोज ये आपका स्टैंड है बेटा, है ना, इसमें आपके क्या होगा, ये दो न्यूक्लियोटाइड है, ये बॉन्ड कर रही है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने मिलेगा। यहाँ क्या देखने मिलता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने मिलता है, 5-5 नहीं होता बेटा, 3-3 नहीं होता, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। दो इसमें याद रखना है, फॉस्फोइस्टर कहाँ है और फॉस्फोडाइस्टर कहाँ है। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो फॉस्फोडाइस्टर, जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट को जुड़ रहा है तो वहां फॉस्फोइस्टर बॉन्ड आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे B1 जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा इसको समझना भी है तो आप देखो, ये शुगर बेस था आपका, ये शुगर है सपोज, और शुगर के आपने देखा 1 कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, ये नाइट्रोजन बेस है, और इसके 5 कार्बन पे इसके पास में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो गया। ये फॉस्फेट ग्रुप से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगी, ये हो गया शुगर और ये हो गया इसका नाइट्रोजन बेस, फिर ये न्यूक्लियोटाइड शुगर से ये फॉस्फेट ग्रुप फिर बनेगा बेटा, और ये एज सुन इस तरीके से सीक्वेंस चलते रहेंगी। समझ आई बात, मतलब आप देखो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हो रहा है आपका, फिर ये इस तरीके से फॉस्फेट और 3-5, मतलब यहाँ पे शुगर का थर्ड कार्बन आएगा और यहाँ पे इसका 5 कार्बन। क्लियर है बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट याद रखने कि ये वाले शुगर का 3 कार्बन मिलता है और ये वाले शुगर को जहां लिंक कर रहा है तो 5 कार्बन को लिंक करेगा, इसलिए वो 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पॉलीमर बन रहा है, अब पॉलीमर 10 फॉर्म हैज एट वन एंड फ्री है, अगर आप पॉलीमर बना रहे हो, समझो मेरी बात को, और एक एंड फ्री है, मॉइटी एट दी 5 एंड, तो पॉलीमर कर रहे हो, अगर पॉलीमर फॉर्म करो 10 एट वन एंड ऑफ फ्री डैश, हमें बताने कि वन एंड पे फ्री क्या होता है, मॉइटी एट दी 5 एंड ऑफ द शुगर। बेटा अगर आप ड्रॉ करो, मुझे बताओ, ये अगर आप शुगर को बनाओ, वो शुगर की बात कर रहा है ना, फर्स्ट एंड पे कार्बन, यहाँ तो नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है, अब यहाँ पे बोले कि 5 एंड की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ द शुगर विच इज रेफर्स टू एज 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का कौन सा एंड फ्री होगा बेटा, 5 एंड, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अभी आपने देखा, ये एक शुगर है, इसके पास नाइट्रोजन बेस है, इसके फर्स्ट कार्बन पे, इसके 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ये यहाँ से क्या किया इसने, इसके 3 कार्बन पे, इसके 3 कार्बन की पे फॉस्फेट, देखो ये शुगर जुड़ा इस तरीके से, ये शुगर का 5 वाला इन्वॉल्व है बेटा, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है एंड सो ऑन, ये न्यूक्लियोटाइड चलते जा रहा है, इसका मतलब इसका एक क्या होगा, कौन सा एंड फ्री होगा, 5 एंड फ्री होगा। ये हमारा 5 कार्बन हो गया, ये 5 एंड हो गया, इस पे क्या जुड़ा होता है बेटा, इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, यही तो हमें देखने मिलता है यहाँ पे, ये
तो क्या है बेटा, आप देख सकते हो 5 एंड पे क्या है, यहाँ पे 5 एंड पे ये हमारे पास पे फॉस्फेट ग्रुप है 5 एंड पे, है ना। अभी आपने देखा जैसे ये एक ये है, फिर यहाँ शुगर जुड़ रही है, फिर ये शुगर का आप देखो नेक्स्ट फॉस्फेट, ये शुगर इस तरीके से बना रहे हैं, ये शुगर थर्ड कार्बन, ये शुगर के 5 कार्बन से जुड़ा है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इस तरीके से भी देखने मिल रहा है। और इसका मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन ये बताना है कि पॉलीमर दस फॉर्म एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट होता है मोइटी एट द 5 एंड ऑफ द शुगर पे, विच इज रेफर्स टू 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर आप डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में भी 96 पेज नंबर पर डायग्राम दे रखा है बेटा, उसमें भी आप देखोगे 5 कार्बन आपको देखने मिल रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जो रेफर एज 5 है। ठीक है, कट आंसर सिंपल सिंपल का कट आंसर फॉस्फेट है। थोड़ा सा हमें सिर्फ डायग्राम को एक बार समझना है डीएनए के, दैट इज क्लियर। देखो बैकबोन पूछा है, अगर आप बैकबोन की बात करो बेटा कैसे शुगर जुड़ रही है, ये फॉस्फेट था, डायग्राम को देखो, डायग्राम से भी आपको समझ में आएगा। आपने क्या देखा, ये शुगर है, चलो यहाँ से स्टार्ट कर, इसको इस तरीके से नाइट्रोजन बेस यहाँ जुड़ा है बेटा, फिर इसके 5 कार्बन, ये शुगर के 1 कार्बन पे नाइट्रोजन बेस है, फिर 5 कार्बन पे आपको देखने मिल रहा है फॉस्फेट अटैच है ना। फिर ये शुगर अगेन यहाँ पे, ये शुगर का 3 प्राइम और नेक्स्ट शुगर का 5 कार्बन, इस तरीके इसे 3 to 5 बोल देना, फिर ये नाइट्रोजन बेस अटैच है, फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ से फिर एक शुगर का 5 एंड है ना, और ये नाइट्रोजन बेस इसको भी अटैच है, सो ऑन। तो आप बैकबोन देख पा रहे हो, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ, किससे दिख रहा है, तो शुगर नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन बेस नहीं बन रहा, नाइट्रोजन बेस इस साइड में है, बैकबोन किससे बन रहा है, शुगर नाइट्रोजन बेस नहीं, शुगर एंड फॉस्फेट। कट आंसर आपको क्या जाएगा, शुगर एंड फॉस्फेट जाएगा बेटा, और एक क्लियर मेंशन है एनसीईआरटी में, कट आंसर हमारा डी। आप देख भी पा रहे हो ना, देखो नाइट्रोजन बेस बैकबोन क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट। केमिकल नेम थाइमाइन का क्या है, थाइमाइन आपको डीएनए में देखने मिलता है, लेकिन इसका केमिकल नेम हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, जिसका नाम होता है 5 मिथाइल यूरासिल। क्या होता है 5 मिथाइल यूरासिल, थाइमाइन नहीं, साइटोसिन नहीं, मिथाइल 6 मिथाइल नहीं, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम अगर आप देखोगे इसका, ये हो गया। पिरीमिडीन होते हैं ना, सिंगल आपको चेन देखने मिलेगी, सिंगल देखने मिलेगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये, और ये आपको नाइट्रोजन देखने मिलता है बेटा यहाँ, और यहाँ पे ये 4th कार्बन, ये इस तरीके से, और ये 5 पे CH2 5 मिथाइल, ये होगा ना 5, यहाँ पे आपको CH2 मिथाइल देखने मिलता है यूरैसिल। ठीक है, तो ये डायग्राम होता है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन इतना आपको याद रखना है, 5 कार्बन को मिथाइल ग्रुप आपको देखने मिल रहा है। फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे रखे, हमें बताने कि नाइट्रोजन बेस कितने हैं। ठीक है, तो एडेनाइन नाइट्रोजन बेस है, गॉनिसीन बोला है बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, कौन, गॉनोसिन। एडेनाइन नाइट्रोजन बेस है, साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड, यूरासिल नाइट्रोजन बेस, थाइमिडीन, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस एडेनाइन यूरासिल, तो दो ही तो मिल रहे बेटा आपको, है ना, बाकी तो आपको न्यूक्लियोसाइड मिल रहा है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट, और कुछ नहीं लेफ्ट हो गया, नहीं बचा नहीं। ठीक है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन, किस पे प्रेजेंट होता है बेटा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, याद करो अभी। फॉस्फोइस्टर क्या हो रहा था बेटा, जब न्यूक्लियोसाइड में, समझना मेरे, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ रहा है, यहां से जो बॉन्ड आता है वो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है, डाइस्टर नहीं बोला है। तो जब आपको ये न्यूक्लियोसाइड दे रखा है, ये तो जीएमपी हो गया बेटा, ये तो जीएमपी हो गया, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये नाइट्रोजन, ये यूरासिल मोनोफॉस्फेट है, थाइमिडीन हो रहा है, ये तो थाइमिडीन नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, गॉनोसिन की बात करती तो गॉनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और हमारे पास में फॉस्फोइस्टर किसको बोलते हैं, जब आपके पास इस तरीके से ये फर्स्ट कार्बन तो नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, ये 5 कार्बन पे आके जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा,
कंप्लीट, हमें न्यूक्लियोटाइड को कंप्लीट करना है ना, ये आपका पोर्शन न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब इसको जोड़ देते तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो कट आंसर क्या जाना चाहिए? ठीक है बेटा, समझा, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड था। अब न्यूक्लियोसाइड में ही तो जब फॉस्फेट जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और यहाँ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। अब देखो, अगर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, अब इसमें और 2 फॉस्फेट जुड़ेंगे, तो अगर यहाँ पे आगे और फॉस्फेट जुड़े तो फॉस्फो अनहाइड्रस बॉन्ड आएगा बेटा, इसके आगे और फॉस्फेट जुड़ेंगे तो। लेकिन सबसे पहले जब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड को जब फॉस्फेट जोड़ा तो ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। गोनोसाइन क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोसाइड था, इसको एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। एडेनोसिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि तो न्यूक्लियोसाइड ही है ना बेटा, अभी यहाँ पे फॉस्फेट कुछ भी नहीं जुड़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब देखो बनी हुई है बेटा, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, क्या नहीं होगा? देखो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। मेरी बात समझो बेटा, ये आपने देखा, सपोज ये शुगर है, देखो कैसे बन रही। शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच है, ये फर्स्ट कार्बन पे, इसके 5 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। फिर ये क्या करेगी? ये शुगर कैसे जुड़ना चालू हो गई? अब ये शुगर का जो 3 कार्बन होता है, ये फॉस्फेट जुड़ेगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ेगा ये 5 कार्बन पे, फिर ये सो ऑन, ये चलते रहेगा। आपने देखा था यहाँ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इन दोनों के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इनके बीच में अभी आपने देखा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट को जोड़ रहा है तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आ रहा है। अब ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड था, अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो न्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, न्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं वो, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन बनी है ना आपकी, मतलब ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस तो डेफिनेटली है ना बेटा, शुगर भी है, आप देखो शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, एच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा बेटा? ये एक स्टैंड हो गया, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, इनके बीच में अब जो नाइट्रोजन बेस है वो बॉन्डिंग करेंगे। जैसे अगर हम नाइट्रोजन बेस जब बॉन्ड करेंगे कैसे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ए बाइंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, सी है ना, फिर ये ए, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में। लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? ये तीनों तो देखने मिल रहे हैं लेकिन एच बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी चेन चल रही ना, मतलब अगर आप यहाँ आगे देखो, ये आगे और जुड़ेगा, फिर नाइट्रोजन, अब ये एक चेन होगी, फिर दूसरी चेन सेम आप बनाओगे इसके, यहाँ ये बॉन्ड कर रहे हैं बेटा इस तरीके से, ये वाला इनके बीच में है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में थोड़ी आपको देखने मिल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने बॉन्ड देखने मिल रहे हैं? यहाँ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, जब न्यूक्लियोसाइड ने फॉस्फेट को जोड़ा तो यहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आ गया। जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रही है एक दूसरे से, यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ गया है ना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हो अभी आप, डीएनए की बात नहीं कर रहे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड जा रहा है। इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब अगर कंसिस्ट है 20 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो कितने नाइट्रोजन बेसेस हो गए बेटा? 20 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है? देखो लीनियर चेन बना लो फर्स्ट, पहले इसकी इस तरीके से, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉस्फेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 करना है आपको। नंबर ऑफ फॉस्फो क्या करना है बेटा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड की बात करें ना, फॉस्फोडाइस्टर है यहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1, मतलब n-1 करते जाना है। तो अगर आपके पास में फॉस्फोडाइस्टर अगर आपको 20 दे रखे, कितने दे रखे फॉस्फोडाइस्टर अगर 20 दे रखे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में नाइट्रोजन बेस? क्वेश्चन समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखा यहाँ पे? कि हम देखो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कम है किससे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। -1 किया ना, जितने न्यूक्लियोटाइड है, आप देखो मैंने क्या लिखा है, जितने न्यूक्लियोटाइड है उसमें से आपको -1 करोगे तो उतने आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकल जाएंगे। अगर आपके पास में इसका मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है तो इसका मतलब नाइट्रोजन उससे एक ज्यादा होगा। अगर बेटा आपको यहाँ पे
अगर न्यूक्लियोटाइड दे दिया होता तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना होता तो -1 कर देते, ठीक है। अगर 21 न्यूक्लियोटाइड है, आप -1 करते, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 20 आते, लेकिन यहाँ 20 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दे रखे हैं तो न्यूक्लियोटाइड हम निकाल सकते, तो 20 है ना। हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड +1 कर देंगे तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा A1 जा रहा है। अगर आप सिंपल सा ये वाले एग्जाम्पल पे से समझो, ये एग्जाम्पल दे रखा है सपोज 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड है। अभी यहाँ पे समझो, अगर आपके पास बेटा 5 न्यूक्लियोटाइड दे रखे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो आपको कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने मिल रहे हैं बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका मतलब आपके पास में 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ गए, देख लो। तो इसका मतलब अगर आपके पास 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दे रखे हैं, मतलब न्यूक्लियोसाइड आपके पास में कितने हैं, 5 है। ये एक एग्जांपल अगर हम समझने के लिए ले अभी अगर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 20 दे रखे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे आपके पास में, न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, इसका मतलब 21 हुए। देख सकते हो आप इस तरीके से, ये हमने समझने के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है इसे हम क्या बोलते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो हो रही है बेटा, नाइट्रोजन बेस थोड़ी बोल रहे हो। शुगर फॉस्फेट बैकबोन मतलब क्या हुआ, देखो ये शुगर था, इसके बाद आपने देखा यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, ये शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस, 5 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा होता है, फिर ये शुगर यहाँ पे ये बनाती है फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं नेक्स्ट शुगर से, इस तरीके न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस इधर है, फिर ये फॉस्फेट और फिर ये शुगर, ये सो ऑन, और ये नाइट्रोजन बेस इधर है। तो नाइट्रोजन बेस थोड़ी बैकबोन बना रहा है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये बन क्या रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, मतलब ये एक ऐसी चेन बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। आप समझो ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है इस तरीके से बैकबोन, और यहाँ पे फिर ये नाइट्रोजन बेस बनते जा रहे हैं, जैसे ए, फिर ये बाइंड करेगा नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ये इस तरीके से होगा, ये आपको देखने मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा B1 जा रहा है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हो इस तरीके से आपने चेन बनाई है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, ये 5 आपका कार्बन शुगर का आपने देखा था, सपोज यहाँ एक शुगर है, ये शुगर है, इसके 5 यहाँ पे शुगर ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको समझने के लिए। यहाँ पे अगर हमारे एक शुगर है जिसको नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, यहाँ पे इसके 5 का फॉस्फेट जुड़ा है, ये एक चेन बनते जा रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, यहाँ नाइट्रोजन बेस इस तरीके से इसको जुड़े हुए हैं बेटा, है ना। फिर आखिरी में इसके 3 OH इस तरीके से देखने मिलेगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। करेक्ट आंसर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जाएगा। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, एनसीईआरटी का तो सेम लाइन दे रखा है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये किसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, ये साइंटिस्ट का नाम बेटा फ्रेडरिक नीशर है। चार ग्राफ के बारे में हम डिटेल में और देखेंगे, इनके रूल्स है बेटा, डीएनए के जो डबल स्टैंड पे इन्हें काफी कुछ रूल्स दे रखे, वो हम डिटेल में देखेंगे। वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। तो यहाँ जो पूछा है कि सबसे पहले कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस में रहता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस में होता है, किसने आइडेंटिफाई किया, तो फ्रेडरिक नीशर का नाम आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और ये आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक नीशर ने, ठीक है बेटा। ईयर बताना है, अब ईयर बता दो कौन सा है, तो ये था 1869 की बात है बेटा, 1869 की बात है। स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, ये रिमेन एक्सक्लूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज क्यों हो सकता है बेटा, अगर हम देखोगे स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का रिमेन इल्यूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज डीएनए एसिडिक मटेरियल, टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग मोनोमर। बेटा पहली बात तो मोनोमर नहीं, वो पॉलीमर होता है। डीएनए इज ए लॉन्ग थ्रेड, टेक्निकल लिमिटेशन थी इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या जाना चाहिए, देखो पहली बात तो मोनोमर नहीं था। अब लॉन्ग से ऐसा नहीं बोलोगे कि डीएनए इज वेरी लॉन्ग थ्रेड, लेकिन ठीक है, हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को इतने काफी टाइम तक हम नहीं पढ़ पाए थे ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम हम क्यों नहीं, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। क्योंकि अब क्या होगा बेटा कि इतने बड़े पॉलीमर को, इसके क्या होगा, टेक्निकल लिमिटेशन होगी कि इतने बड़े पॉलीमर को क्या होगा, आइसोलेट नहीं कर पाए होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, इसका रीजन क्या जाएगा, एसिडिक मटेरियल, ये नहीं जाएगा। पहली बात मोनोमर की बात नहीं करी, ये होगा लॉन्ग पॉलीमर की वजह से इसको टेक्निकल लिमिटेशन इन द आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर, है ना, इतने लॉन्ग पॉलीमर को हम क्या कर रहे हो, आइसोलेट नहीं कर पाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वन, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है बेटा। 25 क्वेश्चन में हमें पढ़ना है, यहाँ देखना है बेटा कि कौन से फेज ऑफ द सेल साइकिल इन यूकैरियोट, है ना, डीएनए इज मोस्ट कंडेंस बोला। याद करो बेटा सेल साइकिल वाले टॉपिक में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है।
सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो डीएनए मोस्ट कंटेंस क्या होगा, देखो डीएनए का पहली बात, देखो ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है आपका अभी, अब ये कंडेंस होता है तो ये पहले क्रोमैटिन आता है ना, ये आपको क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखता है। अब ये और कंडेंस होगा, डीएनए से स्टार्ट हुआ, ये और कंडेंस होता है बेटा, तो ये और कंडेंस होके कैसे हो जाता है, ये क्रोमोसोम आपको देखने मिलेगा, क्रोमोसोम, है ना। सपोज ये और कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस यहाँ पे क्रोमैटिन, और आगे जाके ये और कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम देखने मिलता है। तो मुझे बताइए कि सबसे कंडेंस फॉर्म कौन सा हुआ, ये वाला। तो कौन से फेज में आपको देखने मिलेगा बेटा सेल साइकिल के, इंटरफेज में तो नहीं देखने मिलेगा, याद करो इंटरफेज में तो आपको क्रोमैटिन देखने मिलता है और डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए देखने मिलता है, तो यहाँ कंडेंस तो नहीं हुआ ना, क्योंकि डीएनए को तो रेप्लिकेट भी करना है, तो ये फेज में नहीं हुआ। अब एम फेज की बात करो, एम फेज में जब आप मेटाफेज पढ़ते हो, मेटाफेज में आपने देखा था क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस, है ना। तो जो क्रोमैटिन है ये क्या हो सकता, कंडेंस हो चुका होता है ये क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम यहाँ से देखो बेटा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन गया जब क्रोमैटिन और कंडेंस हो रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, मेटाफेज जाएगा, है ना। तो यूकैरियोटिक डीएनए इज मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म इन द मेटाफेज, एम फेज होता है उसके मेटाफेज में आपको ये देखने मिलेगा बेटा। एनसीईआरटी में हमने सेल साइकिल में इसको बहुत बार पढ़ा है, तो बहुत क्वेश्चन भी हमने इसको सॉल्व करा है। नेक्स्ट, डीएनए मोस्ट कंडेंस बोला है, डीएनए और कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन देखने मिलता है बेटा, जब क्रोमैटिन और कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बना लेता है। और याद करो एम फेज में हमने देखा था, मेटाफेज में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुका होता है, ठीक है। और एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है बेटा, यहाँ कंप्लीट कंडेंस नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है कि मेटाफेज के एम फेज में, तो ये आंसर आप सही ले लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वन ऑफ द हॉल मार्क ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वॉज, बेटा एनसीईआरटी की लाइन दे रखी, वन ऑफ द हॉल मार्क ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वॉज बिटवीन दी, क्या होगा, बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग होती है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो अभी आपने इतना डिस्कस किया बेटा, जिसमें शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आप देखोगे ये दोनों बेस पेयर कर रहे हैं इस तरीके से, इनकी भी बेस पेयरिंग आपको देखने मिल रही। पेयरिंग कैसे होती है, एडेनाइन गोनिन के साथ, ये इसके साथ, अगर डीएनए की हम बात करें, है ना, ये पेयरिंग आपको देखने मिलती है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, B1। और एनसीईआरटी में सीधा ये लाइन दे रखी है बेटा, ऐसी की ऐसी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बेस पेयरिंग इसका आंसर हो जाएगा। चार्गव प्रपोजिशन इज फॉर, ये किसके लिए था, पहले तो हमको इससे स्टार्ट करना पड़ेगा बट डबल स्टैंड के लिए था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए नहीं था, आरएनए के लिए नहीं। ये जो रूल आया था, जो चार्गव ने रूल दिया था, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही था, ठीक है। चार्गव रूल बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही था। अब देखो, अकॉर्डिंग टू चार्गव रूल, जो चार्गव ने रूल दिए थे बेटा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, तो हमें क्या बताया था, जो रेशो होता है एडेनाइन एंड थाइमाइन का, है ना, इनका जो रेशो होता है एंड गोनिन एंड साइटोसाइन का, ये कांस्टेंट एंड द इक्वल्स टू 1। ये क्या होता है, कांस्टेंट एंड द इक्वल्स टू 1। अगर ये रेशियो देखोगे बेटा स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, हर स्पीशीज में तो स्पेसिफिक देखने मिलेगा, है ना, और ये इक्वल्स टू 1, तो करेक्ट आंसर ये एनसीईआरटी का लाइन भी दे रखा है, और ये हमें समझना भी है कि क्या बोलता है बेटा, ये रेशियो क्या बोलता है। और ये भी बोलता है बेटा कि जो प्यूरिन होता है ये गोनिन के साथ में बॉन्ड करते हैं, ये इस तरीके से बॉन्ड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला, और ये मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, चार्गव रूल ने हमें क्या बताया था कि जो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस पेयर है ये इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं ये इक्वल अमाउंट में हमें देखने मिलते हैं। देखो ना, ये प्यूरिन है ना बेटा, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, पिरिमिडीन नहीं पिरिमिडीन है, जितना ए रहेगा उतना टी रहेगा, है ना, यही तो बेसिक है। क्योंकि एडेनाइन और गोनाइन प्यूरिन है, और ये किसके साथ में बाइंड करे, थाइमीन, और ये जी इसके साथ में बाइंड करता है, तो जितने एडेनाइन है उतने ही तो थाइमाइन है, तो जितने प्यूरिन है उतने तो पिरिमिडीन देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब A प्लस G, या आप ले सकते हो इक्वल्स टू T प्लस C भी बोल सकते हो, जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडीन हो गए बेटा। तो इनका रेशियो भी अगर आप निकाल लो, A प्लस G प्लस T प्लस C, ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना, ये रेशियो भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो और ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी होते, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट होते, किसी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट नहीं, उस स्पीशीज में तो सेम ही रहेगा ना बेटा अमाउंट ऑफ इनका, ये हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है, दो चीजें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या चलेगा, इसका मतलब फर्स्ट वन किया, और ये एनसीईआरटी की लाइन भी दे रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश चार्गव रॉ किसके लिए अप्लाई नहीं होगा। अब सिंपल सा अगर आपको समझ गया कि किस पे अप्लाई करते हो, टीआरएनए एमआरएनए किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा ना बेटा, ऑल, क्योंकि ये तो डीएनए के लिए है, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। चार्गव रूल नॉट एप्लीकेबल, चार्गव रूल पहली बात देख लो कि एप्लीकेबल किसके लिए है,
ये किस पे आपने अप्लाई किया है अभी इसको? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, सिंगल भी नहीं लिया आपने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे हो रहा है, ठीक है। तो नॉट, ये सभी आरएनए के टाइप दे रखा है, सभी ऑल ऑफ दिस चले जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इफ परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इज 30%, एडेनाइन अगर 30% दे रखा है और आपको पता है कि एडेनाइन बेटा थाइमाइन के साथ में बॉन्ड करता है, तो आपका थाइमाइन भी 30% तो आ ही गया, ठीक है। तो हमें गोनाइन का परसेंटेज निकालना है। तो मुझे बताओ, इनने ये पैरी करके बेटा ये 60% हो गया। अब 100 में से 60% अगर ए प्लस टी है, तो अगर आप रिमेनिंग आपका कितना आ गया, रिमेनिंग आपके पास में व्हाट है 40%। तो इसका मतलब गोनाइन प्लस साइटोसाइन आपका कितना है 40% है। तो जिसमें से गोनाइन आपका 20% होगा और साइटोसाइन कितना होगा 20% होगा। यही तो आप देखते हो बेटा इस तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस टी मिलके 60% आ रहा है बेटा, ए प्लस टी मिलके 60% आ रहा है, तो जी प्लस टी मिलके 40% ही तो बचा अब आपके पास में, और 40% है टोटल, तो इसमें से ये इक्वल अमाउंट होते हैं, क्योंकि देखो जी इस तरीके से बॉन्ड करता है, अगर ये 20 रहेंगे तो ये भी 20 रहेंगे, 20%। तो करेक्ट आंसर किसका निकालना था हमें, ठीक है। तो आपको देखो 20% तो निकल गया, लेकिन 30% कैंसिल हो गया क्योंकि थाइमाइन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड ऑप्शन देखो, इसका जो इक्वल परसेंट ऑफ द साइटोसाइन, गोनाइन का परसेंटेज इक्वल होगा साइटोसाइन के, तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है 20%। आपका करेक्ट आंसर ए एंड सी दोनों जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसको कंसेप्ट समझ लो, इसको इसके साथ जोड़ना है। अगर ए आपको दे दिया 30%, तो आपको थाइमाइन कितना दिया ये आपको पता ही है कितना दे दिया। अब जब थाइमाइन 30 आ गया, एडेनाइन 30 आ गया, तो इसका मतलब डीएनए में से पूरे कंटेंट ए प्लस टी कंटेंट 60% आ गया। अब बचा आपके पास में 40%। 40% आपका कंटेंट कितना होगा, जी प्लस सी आपका 40% कंटेंट है, और उसमें से भी 40 टोटल है, तो ये 20% हो जाएंगे, दोनों का इक्वल अमाउंट होता है, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका ए एंड सी चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डबल स्टैंडर्ड, देखो क्वेश्चन देखो, डीएनए अगर गोनाइन 60% है, अब मैं गोनाइन लिख लेती हूँ पहले 60%, क्या दे दिया, गोनाइन दे दिया है हमें 60%, जो दिया है ना बेटा वो लिखते जाओ। गोनाइन 60 है, 60% ही दे रखा है, गोनाइन 60 दे रखा है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, गोनाइन 60 है और एडेनाइन 40 है, एडेनाइन 40 है, देन द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज, बेटा कितने हो जाएंगे टोटल बेस पेयर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अगर एडेनाइन आपको दे दिया है 40 और गोनाइन दे दिया है 60, और ए बॉन्ड करता है टी के साथ और जी बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ, तो ए प्लस टी हो गया, ए इक्वल्स टू टी। देखो तो मतलब एडेनाइन दे दिया आपके पास में 40, तो थाइमाइन भी तो 40 हो गए ना, तो ए प्लस टी कितना हो गया, ठीक है। ए प्लस टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो ए प्लस टी, 80 आ गया। अब जी कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो साइटोसाइन भी तो हमारा 60 होगा फिर, तो जी प्लस सी कितना हो गया, 60 प्लस 60 120 हो गया, क्योंकि मैंने बेटा साइटोसाइन अगर गोनाइन यहाँ 60 दे रखा है, तो साइटोसिन भी तो 60 होगा ना, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, तो ये 80 आ गया और ये 80 आ गया। अब आपको बेस पेयर बताना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, देन द नंबर ऑफ द बेस पेयर, बेस पेयर कितने हो जाएंगे, 100 बेस पेयर हो जाएंगे, क्योंकि यहां आप देखो ये 120, तो टोटल कितना हो गया इनका 200। तो इन्हें डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर नंबर ऑफ गोनाइन 60 दे रखा है एंड एडेनाइन 40 दे रखा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर निकालने हैं। तो अगर आपने देखा ये टोटल 200 आ गया आपके पास में, तो ये एडेनाइन गोनाइन के साथ में करेगा बेटा, ठीक है, और फिर यहाँ पे गोनाइन ये बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर बन रहा है, ये एक बेस पेयर बन रहा है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोटाइड निकल गए ना, समझ पा रहे हो मेरी बात, ये तो न्यूक्लियोटाइड निकल गए बेटा, ये आपको बेस पेयर बनाने तो 100 बेस पेयर निकलेंगे। अगर 200 न्यूक्लियोटाइड है और एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसलिए 100 हो गया। ये आपने पहले उन्होंने आपको जनरल न्यूक्लियोटाइड दे दिया, आपने न्यूक्लियोटाइड निकाल लिए पूरे, और अब क्या होगा आप देखो इस तरीके से बॉन्ड कर रहे हैं, एक बेस पेयर मतलब ये होता है, एक बेस पेयर में एक दो न्यूक्लियोटाइड देखने मिले, तो इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट वन जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू 200 है, तो 100 बेस पेयर हो जाएंगे। ये आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकल गए, न्यूक्लियोटाइड, तो बेस पेयर कितने हो गए 100। नेक्स्ट, कौन से ईयर में
इन डैश ईयर वॉटसन इन ग्रीक प्रपोज डबल हेलिक्स ईयर, बट इनका ईयर बताना, तो 1953 में उन्होंने काम किया था ये वाला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड ग्रीक मॉडल डीएनए इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है बेटा, देखो डबल स्टैंडर्ड है ना, इस तरीके से डबल स्टैंड याद करो, डबल स्टैंड पे उन्होंने काम किया, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इस तरीके से, और ये एंटी पैरेलल होते हैं एक में के, कैसे एंटी पैरेलल होते, एक 5 to 3 चल रहा है तो एक 3 to 5 जा रहा है, और डबल हेलिक्स मॉडल इस तरीके से था, ये देखो है ना, ये 2 चेन है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लेंथ ऑफ द डीएनए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा लेंथ ऑफ द डीएनए के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ द डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लेंथ ऑफ द डीएनए। अब आपने अभी एक क्वेश्चन भी हमने देखा बेटा, लेंथ ऑफ द डीएनए यूजुअली डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या और ऑप्शन क्या दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लेंथ ऑफ द डीएनए दे रखा है ये और ऑप्शन शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेसिस दे रखे हैं, तो क्या लोगे बेटा अभी इसमें से आप देखो, क्योंकि अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का आप याद करो, अगर जो बैकबोन बना रहा है वो कौन बना रहा है बेटा, अब देख पा रहे हो फॉस्फेट जुड़ी है, इसमें शुगर जुड़ा है और फिर फॉस्फेट है, और ये आप देखते हो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है, और इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो किस साइड है, वो इनर साइड है, ये आपने देखा इनवर्ड है, ये आपको एनसीईआरटी में देखने लिखा है बेटा, ये इनवर्ड ही प्रोजेक्टेड है ना, इस तरीके से, और ये फिर फॉस्फेट, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पूरी क्या बन रही है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये लेंथ, और इसका बैकबोन क्या है फॉस्फेट शुगर से बन रही हुई है। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द लेंथ ऑफ द डीएनए बोला है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है बेटा कि देखो डीएनए में क्या होता है, डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है, अगर आप इसको तरीके से देखोगे न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस भी है, शुगर भी है और फॉस्फेट भी है, लेकिन अगर लेंथ देखे जो बैकबोन बना रहा है फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, है ना, ये क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो ये दे रहे कि आप शुगर कैसे नहीं लोगे, बैकबोन ही उससे बनी, फॉस्फेट से बैकबोन बनी, तो ये तो बैकबोन ही बना रहे हैं शुगर की, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ आप जो करेक्ट आंसर लोगे ये सी वाला लोगे करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इनवर्डली प्रोजेक्टेड है, जो लेंथ देखने मिल रही है, जो बैकबोन है, ये किससे बना हुआ है, ये शुगर एंड फॉस्फेट का बना हुआ है बेटा, ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। और ये दोनों जो होते हैं ये न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, है ना, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड होता है, अगर इनको किस तरह में बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस और शुगर को, ये हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। Which generate approximately uniform distance between the two strand of the helix, 2 स्ट्रैंड अगर आप ड्रॉ करो बेटा, ये हेलिक्स है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ए गोनेन के साथ में डबल बॉन्ड कर रहा है ना, ए गोनेन के साथ में डबल बॉन्ड कर रहा है, थाइमाइन गोनेन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, तो लेकिन आप देख पा रहे हो एडेनाइन एंड गोनाइन क्या है, प्यूरिन है, और थाइमाइन और साइटोसाइन क्या है, पिरीमिडीन है। तो आपको बताना है क्या जनरेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स, ठीक है, क्या यूनिफॉर्म डिस्टेंस बना रहा है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्यूरिन बेसिस विद द प्यूरिन नहीं है, आप देख पा रहे हो ए टू जी, अगर ये थाइमीन है ये प्यूरिन है, ये गलत हो जाएगा, ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पिरीमिडिन ये तो बिल्कुल सही बात है, और एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है, ऑलवेज पिरीमिड कम नहीं, पिरीमिडिन नहीं, ऑलवेज पिरीमिडिन कम अपोजिट टू थाइमिन, ऑलवेज क्यों होगा बेटा, फिर गोनेन साइटोसाइन कहाँ गया, आप ये इसलिए नहीं ले सकते, गोनेन स्टेटमेंट गलत नहीं दे रखा है, लेकिन ऑलवेज क्यों, ये भी तो है ना हमारे पास में आपको ट्रिपल बॉन्ड ये भी देखने मिल सकता है ना, अगर इसको हम अच्छे से बना ले, देखो अब ये कैसे देखने मिलेगा बेटा, ये आपके बॉन्ड है, ये आपके एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, यहाँ पे एडेनाइन डबल बॉन्ड बना थाइमाइन के साथ में, गोनाइन ट्रिपल बॉन्ड बना साइटोसाइन के साथ में, है ना, और ये देखो क्या है, ये हमारे पिरीमिडिन है, प्यूरिन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा B1, एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है, क्योंकि जो पीच होता है बी डीएनए का डबल हेलिक्स क्या होगा, कितना होता है बेटा, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, अगर आप देखोगे 34 एंस्ट्रॉन, ठीक है, और ये तो करेक्ट आंसर ए एन सी दोनों जाएगा, बोथ ए एन सी, 3.4 नैनोमीटर एंड ये एंस्ट्रॉन है, ठीक है, ए एन सी
पीच बोला है ना क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पीच का पूछा है बेटा वहाँ क्योंकि। अब डिस्टेंस बिटवीन बताना है हमें दो कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में। अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मुझे बताओ यहाँ अगर एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, इनके बीच का। ये एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो यहाँ पे भी इसे थाइमाइन होगा, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। वन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है बेटा, ठीक है। कट आंसर हो जाएगा आपका दिस वन, ये देख पा रहे हो 0.34 नैनोमीटर। ये एनसीईआरटी में क्लियर दे भी रखा है हमारे पास में, है ना। अगर आप डीएनए स्ट्रैंड को ऐसा ड्रॉ करो बेटा, ये आपके पास में क्या होता है, एक पूरा पीच हो गया, है ना। ये आपके पास में एक हुआ पूरा पीच। अगर इसके बाद में इसमें आपके हार्डली कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं ना, एक बेस पेयर आपका 10 होते हैं। अब इसमें से अगर आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड के, इनके भी आपको बताना है कि इनका डिस्टेंस क्या है, तो 0.34 नैनोमीटर होता है बेटा। ये एनसीईआरटी में पैराग्राफ में क्लियर मेंशन भी है, तो दिक्कत नहीं है, 0.034 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब एंटी, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है। एंटी पैरेलल मतलब ये अगर 5 to 3 रन हो रही है बेटा, तो ये 3 to 5 रन होती है, इस तरीके से। ये एंटी पैरेलल डायग्राम होता है इस तरीके से। ये 5 to 3 है, ये वाला 3, तो ये 3 to 5 होता है, ये हमें देखने मिलता है। तो इनके बीच में ऐसे इस तरीके से बॉन्ड होता है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 नैनोमीटर। यही तो पूछा है बेटा आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड चेन, ऐसे चल रही है ना एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच का बताना है। तो कट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे A1। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है बेटा स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, ठीक है। डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख सकते हो, ये है, इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलते हैं। स्टैकिंग ऑफ द बेस पेयर, ठीक है, दोनों भी रीजन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए एंड बी बोथ, क्योंकि दोनों भी रीजन कैंसिल नहीं कर सकते, डेफिनेटली है। इन ए डीएनए विद 200 बेस पेयर द लेंथ ऑफ द डीएनए इज, अगर आपके पास में 200 बेस पेयर है, लेंथ कितनी दे दी है आपके पास में, अगर लेंथ निकाल लो, नंबर ऑफ बेस, लेंथ कैसे निकाल दो बेटा, नंबर ऑफ बेस पेयर दे दिया है, इनटू आप क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इन डीएनए द लेंथ ऑफ द डीएनए आपको बताना है। तो अगर आपके पास में बेस पेयर दे रखे हैं, बेस पेयर 200 होते हैं बेटा, और डिस्टेंस बिटवीन कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, अभी आपने देखा, ये 68 नैनोमीटर आ गया। लेंथ क्या था, इतना आ गया बेटा, क्योंकि देखो समझो, ये डीएनए है, ये आपने डीएनए लगाया, अब क्या किया आपने, यहाँ एक बेस पेयर है, सपोज इसने इसके साथ में बॉन्ड किया, ये एक बेस पेयर हो गया आपका, ठीक है। अब ये दूसरा बेस पेयर ये होगा, ये एक बेस पेयर ये बना रहा है दो स्ट्रैंड के बीच में, फिर तीसरा बेस पेयर आप इस तरीके से ले लो, है ना, ये वाला दे, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो लेंथ ऑफ द डीएनए भी पता चल जाएगा आपको, है ना। तो जितना बेस पेयर हमें दे रखे, लेंथ ऑफ द डीएनए निकालना था, तो कट आंसर हो जाएगा हमारा 68 नैनोमीटर निकल गया। यही तो आया बेटा, हाँ। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द डीएनए, नहीं, अब नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है बेटा, एक मिनट, चलो देखो, टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ डीएनए नंबर ऑफ बेस पेयर इन मल्टीप्लाइड विथ, देखो डिस्टेंस बिटवीन, समझो मेरी बात, क्या होता है कि आपको जब लेंथ निकालना है, ये देखो ये क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो हमने पीछे लिखा ना अभी आपने, यहाँ बेटा ऑप्शन देखो, आपने अभी जो क्वेश्चन में किया कि अगर आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, ये क्वेश्चन पूछा है। अभी जो आपने यहाँ किया है ना, कि आपको लेंथ ऑफ द डीएनए निकालना था, तो आपने नंबर ऑफ बेस पेयर को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आपको टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डीएनए नंबर ऑफ बेस पेयर इज मल्टीप्लाई विथ, किसके साथ किया आपने, 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि ये क्या था बेटा, इनके डिस्टेंस बिटवीन, याद करो अभी तो प्रीवियस सॉल्व किया, उसी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड
टाइट, और ये होता है हमारा 0.4 नैनोमीटर, ये मतलब 0.34 नैनोमीटर। समझ आई बात? ये एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, और ये एक बेस पेयर, ये दूसरा, इनके न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस है ये। इन्हें 300 बेस पेयर, 300 बेस पेयर दे रखे हैं। पहले लिखते चलो, नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे पास में 300 है, और अगर आपके पास में एडेनाइन आपको दे दिया 116, तो थाइमाइन लिख लो पहले 160, तो ये इजी हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। अब ये टोटल A प्लस टी कितना आ गया ये लिख लो, तो 0 कितना आ जाता है बेटा, 160 160 320 आ गया। तो देन गोनाइन इज, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको दे रखे हैं, नहीं अब हम क्या करेंगे यहां से, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको गोनाइन निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। आपको अब इसके लिए मैं ये कैसे डिसाइड कर सकती हूँ बेटा कि अगर A प्लस टी 320 है तो मतलब अब G प्लस सी कितना आएगा। तो सोचो, क्वेश्चन में आपके पास में 300 बेस पेयर दे रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप कितने लिख लोगे यहाँ पे, 300 हो गए ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 600 हो गए, क्योंकि बेस पेयर इसको बोला जाता है, ये इसके साथ में बाइंड कर रहा है तब ये एक बेस पेयर बनता है। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 600 हो गए, ठीक है। तो 600 में से 320 आपके एडेनाइन प्लस गोनाइन है, तो G प्लस सी कितना हो गया, माइनस कर दो 600 में 320, तो 280 कितना हो गया आपके पास में, 280 क्या हो गए G हो गया, नहीं ये दोनों मिला के 280 हो गया ना, ठीक है। तो आपको बताना है तो गोनाइन इज, तो कितना हो जाएगा बेटा गोनाइन, अब आपके पास में डिवाइड करो इसको, गोनाइन तो 280 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 140 आ जाएगा, 140 ये आ गया, ये 140 आ गया, और 1 अगर चेक क्रॉस भी चेक कर लो लगे तो 082 है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स लगा लो बेटा, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये है, इसको डिवाइड कर लो, ये टोटल अगर 280 है तो ये सिंगल कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया बेटा 140 140, तो करेक्ट आंसर हमारा B1 चले गया, है ना। ये 600 कैसे निकाला समझ आया, क्योंकि बेस पेयर हमारे पास में गिवन है, बेस पेयर अगर 300 है तो एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपने निकाल लिए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, अगर आपके पास में अब 400 बेस पेयर दे रखे तो न्यूक्लियोटाइड जल्दी से निकाल लो कितने हो गए, ये 400 दे दिए, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं अब हम 800। फिर से बेस पेयर क्या होता है, देखो दो स्टैंड है, ये सपोज एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड देखने मिल रहे हैं, ये एक पूरा बेस पेयर हुआ, तो न्यूक्लियोटाइड 800 हो गए। अब आगे बात करते, अभी हमें गोनाइन दे दिया, अगर हमारे पास में गोनाइन 150 है तो साइटोसिन भी तो 150 होगा, और ये टोटल, हाँ तो 300 हमारे पास क्या हो गया, G प्लस सी हमारे पास में 300 हो गया, और टोटल 800 दे रखा है, तो इसका मतलब माइनस करो बेटा 500 हमारे पास में A प्लस टी, अब हमारे पास कितना बचा, 500 बचा। तो इसमें से अगर ये प्लस मिला के 500 है, यही तो है बेटा, मैथ हमने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ना, सही तो किया। तो A कितना हो जाएगा 500 250, क्योंकि इक्वल अमाउंट में होता है, और T कितना हो जाएगा 250, तभी तो जाके टोटल 500 आ रहा है। तो देन द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन पूछा था, ओके। अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, मुझे बताओ, अब ये आपने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे प्यूरिन पे, यहां लिख लेते हैं प्यूरिन, ठीक है। तो अब हमें पता है प्यूरिन हमारे होते हैं एडेनाइन और गोनाइन, पहले आपको ये निकाल लेना बेटा, फिर चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, ये आपने निकाल लिया, एडेनाइन कितना आ गया 250 आ गया, और गोनिन कितना आ गया 150 आ गया, टोटल कितना हो गया 400, सही आया ना बेटा 400, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट चले गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 300 बेस पेयर आपके पास दे रखे, फिर से नंबर ऑफ बेस पेयर लिख लो पहले, तो नंबर ऑफ बेस पेयर ये तो दे रखा है 300, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले लिख लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 300 है तो यहाँ पे 600 न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है। तो इफ प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine देन द नंबर ऑफ एडेनाइन इज, ओके। अब मुझे बताओ बेटा, टोटल पहली बार 600 है, मेरी बात समझो, तो इसमें से आपके पास में A प्लस टी 300 होगा, प्यूरिन प्लस pyrimidine इक्वल है, तो G प्लस 3 तभी 300 होगा,
तभी तो 600 टोटल बन रहा है। तो जब ये मिला के 300 है एडेनाइन प्लस गोनाइन, तो एडेनाइन एडेनाइन कितना हो जाएगा, 150 हो गया ना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे निकालें। लेकिन बेटा आपको एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है ये वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे यहाँ क्या होगा। ठीक है, आपने 600 न्यूक्लियोटाइड निकाल दिया इक्वल, अब प्यूरिन क्या होते हैं, एडेनाइन और गोनाइन। लेकिन यहाँ पे आपको पहली बात तो ये जो कंटेन होता है बेटा कि कितने हो गए प्यूरिन, ये स्पीशीज कांस्टेंट होता है। हमेशा आपको बेस पेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ एडेनाइन दे दिया, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई एक बेस पेयर का आपको नंबर यहाँ पे जरूरी देना था। क्योंकि आप बोलो कि ए प्लस टी, ठीक है बेटा, इक्वल होते हैं, ये ए प्लस टी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन बोल रहा है, अब ये गोनाइन और एडेनाइन को इक्वल बोल रहा है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है ना हमारे पास में, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपने चार ग्राफ में भी नहीं देखा। तो अभी यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ठीक है, ओके। देखो यहाँ अगर बेटा ये इसको 50 ले लो तो ये 50 हो जाएंगे, लेकिन आप ये कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों 50 होंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे एडेनाइन जो प्यूरिन है अगर 50 है तो थायमाइन डेफिनेटली 50 होगा। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, ये दे रखा है। लेकिन आपको ये कैसे पता रहेगा बेटा कि अगर आपके पास पे ये 50-50 तो ये गोनाइन कितना है, एक तो भी आपको यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है, या आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको ले लिया कि 300, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। एक तो भी आपको पता होना चाहिए कि बेटा स्पीशीज कांस्टेंट भी तो होता है ना ये, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। हमको एक चीज की तो भी जरूरत पड़ती, चाहे एडेनाइन दिया होता थायमाइन दिया होता हम इसको निकालते थे, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा कोई चार ग्राफ में भी थोड़ी देखा कि अगर एडेनाइन आपको अगर 50 दे दिया कि गोनाइन आपको पता चल जाए, नहीं ऐसा नहीं निकाल सकते। अगर एक का भी दिया होता तो हम निकाल लेते, इसको आप जाओगे कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है हमारे पास, इफ टोटल न्यूक्लियोटाइड इज 200, ये एक चेन लिख लो, ये है टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड है। देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद करो बेटा, मुझे बताओ मैं अगर ये बनाऊं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेरे पास क्या हो गए न्यूक्लियोटाइड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने आ गए इसको समझो, 1 2 3 4। अगर 5 न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए 4। 200 न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो जाएंगे, n-1 कर दो तो 398 आ जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन यहां एक हो गया, लेकिन यहां पे क्या पूछा है, इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इफ अ टोटल न्यूक्लियोटाइड इज 200, ठीक है। देन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हमारा 199 है क्योंकि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में ही उनने पूछा था बेटा। तो कट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी आप क्या लगा सकते हो, टोटल आपके पास में n-1 का लगाओगे, n-1 जितने न्यूक्लियोटाइड है इसको n लोगे, जितने न्यूक्लियोटाइड है 200 न्यूक्लियोटाइड है तो -1 कर दोगे, तो ये आ गया आपके पास 199 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कट आंसर क्या चलेगा आपका 199। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट इसमें नहीं ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन।